हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस एंड ऑल डेफिनेशंस। सो स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितने भी उसमें डेफिनेशंस एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, डेफिनेशंस आपको कैसे लगी। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस डेफिनेशन है, उनका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। जितने बन सकते थे वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, सबसे पहला जो डेफिनेशन बनता है इसमें कि यार कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आप जो लाइक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो यार व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स जो होता है यार वो मैकेनिक्स का एक पार्ट होता है। ठीक है, अब जो मैकेनिक्स जो होता है उसका एक पार्ट होता है। अब मैकेनिक्स के वैसे तो दो पार्ट होता है, एक होता है डायनामिक्स और एक होता है लाइक स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम लाइक रेस्ट में जो फोर्सेज होता है ना, डायनेमिक में तो क्या होता है कि कोई भी लाइक जो मूवेबल पार्टिकल होता है उस पर जो फोर्स लग रहे हैं उसको हम डायनामिक्स कहते हैं, और जो रेस्ट कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। सो यार इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ फोर्स। यहां से इंपॉर्टेंट है, study of force on a body particle in rest, that is very important। रेस्ट पोजीशन में वह जो हम फोर्स का उस पे स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, लाइक उस मैकेनिक्स की ब्रांच को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं लाइक इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी अंडर सेवरल फोर्सेस। जो टॉपिक है, लाइक जो चैप्टर है, उस पे बेस्ड जो छोटे क्वेश्चंस बनते हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन तो लाइक ऐसा पूछ सकते हैं कि जितने भी रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल, इसको क्या कहते हैं, टोटल फोर्सेस एक्स एक्सिस, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपका सारा का सारा फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स होगा उसका लाइक सम क्या होगा, टोटल क्या होगा, तो यार उसको आर कॉस थीटा कहते हैं। तो जब भी हम किसी लाइक हम यहाँ पे सेवरल फोर्सेस की बात करते हैं, है ना, कॉन्ग्रुएंट फोर्स कह दो या फिर सेवरल फोर्स कह दो, तो उस केस में क्या होता है, एक पॉइंट से बहुत सारे इस प्रकार फोर्स निकलता है ना, ये ऐसे। तो क्या होता है कि जब हम उनका एक वर्टिकल के सॉरी हॉरिजॉन्टल के साथ में जो सारे थीटा लेते हैं, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ऐसे करते करते कहा जाएगा थीटा एंड तक जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ में हमेशा cos थीटा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, f ऑफ लाइक cos थीटा 1, f ऑफ सॉरी f2 cos थीटा 2, f3 cos थीटा 3, ऐसे fn cos थीटा n हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस के अलोंग कहता हूं, y एक्सिस का मतलब क्या होता है यार, जो कि वर्टिकल होता है ना, वर्टिकल y एक्सिस जो वर्टिकल है उसके अलोंग जो फोर्सेज होंगे वो हो जाएगा f1 sin थीटा 1, f2 sin थीटा 2, f3 sin थीटा t, fn sin थीटा n, जितने उसमें फोर्सेज होंगे वैसा हो जाएगा। फिर आपसे पूछता है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। देखो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है जो आपने यहां से फाइंड किया, जो आपने यहां से फाइंड किया, उसका स्क्वायर करके आपको रूट करना है, लाइक स्क्वायर का सम करके रूट करना है, उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्सेज कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है, देखो यहां पे समझना कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। अब देखो लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो आप लाइक फोर्स की बात कर रहे हैं उसका जो लाइन बन रहा है, जहां पे जो फोर्स बन रहा है उसका जो लाइन है, लाइक वर्टिकली जो डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं उनके अलोंग जो उसके लाइक एक्शन लाइन होती है ना, जिसपे वो काम करता है, तो उसके लिए आपको इक्वेशन फाइंड करना, तो वो होता है जी इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कैपिटल वाई, जो कि आपने यहां से फाइंड किया है। ठीक है, माइनस क्या होता है, स्मॉल वाई कैपिटल एक्स, अब वो होता है इक्वल्स टू जी। इस जी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ सम या फिर सम ऑफ ऑल मोमेंट। ये जी जो होता है इसको कहते हैं सम ऑफ ऑल मोमेंटम अबाउट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के अलोंग जो पूरा सम होता है उसको क्या कहते हैं, जी, हम जी से डिनोट करते हैं। अगर यही किसी पॉइंट एच और के लिए हो जाता है, तो अब देखो एच और के लिए हो जाता है तो उस टाइम पे इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, एच ऑफ वाई एंड के ऑफ एक्स हो जाएगा। तो समझो देखो ये बनती कैसे इक्वेशन, इस इक्वेशन को थोड़ा समझना कि ये इक्वेशन आई कहां से। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास में ये वाली इक्वेशन है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ना, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस जी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, अब जब ऐसा हम इसको लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लाइक इसको जी के इक्वल कर देते हैं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसा ना लिख के एक और तरीके से लिख सकता हूं, यानी कि ये जो सारे है ना इन सबको उधर 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 ट्रांसफर अगर मैं करूंगा तो लाइक ये बनेगा अपने पास में जी डैश। तो जी डैश जो होगा वो किसके इक्वल होगा,
अगर मैं x की जगह पे h रख देता हूं और y की जगह पे k रख देता हूं, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको लाइक उसका लाइन ऑफ एक्शन का लाना जो मोमेंट फाइंड करना है, वो क्या हो जाएगा, g डैश हो जाएगा, और वो हो जाएगा g डैश इज इक्वल टू g। अब इस g में से मैं इसको लेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स वाई, और x की जगह हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, x की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं लाइक h, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। x की जगह h पुट कर रहे हैं तो साथ में आ जाएगा एच वाई। वापस जब इसको उधर लाइक उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और y की जगह हम k रख रहे हैं वो हो जाएगा x। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट h एंड k हो जाएगा, जिसको हम g डैश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी अंडर सेवरल फोर्सेस के लिए ट्रायंगुलर लॉ आता है। अब देखो ये जो ट्रायंगुलर लॉ है इसको समझते हैं। यहाँ पे ये होता है क्या, ट्रायंगुलर लॉ यानी कि ये इंपोर्टेंट स्टेटमेंट में आ जाता है। अभी हमने जो पढ़ा वो इंपोर्टेंट रिलेशन था, अब हम पढ़ रहे हैं इंपोर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपके पास में जो है लाइक स्टेटमेंट है ट्रायंगल फोर्सेस का, ये कहता है कि इफ थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम देन दीज फोर्स आर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द साइड। अगर कोई फोर्सेस लाइक इसको मैं कह देता हूं ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, तो तीन फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो क्या करेंगे, इस एक ट्रायंगल की साइड से अगर रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि क्यू जो फोर्स होगा वो बीसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, आर जो फोर्स होगा वो सी ए के इक्वल हो जाएगा, लाइक इनकी डायरेक्शन और इनके मैग्नीट्यूड, ठीक है, पी जो फोर्स हो जाएगा वो ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो डायरेक्शन भी उसी लाइक उसी फोर्स की होगी, उसी साइड की होगी, और उसके लिए जो उसका मैग्नीट्यूड है वो भी वही होगा। तो ये लॉ होता है, ये वाला एक इंपोर्टेंट ट्रायंगुलर और लॉ है कि इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पास में ये एक फोर्स है और एक फोर्स इस प्रकार है, ये दो सक्सेसिव साइड्स जो है वो ट्रायंगल की वो एक लाइक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसकी जो तीसरी साइड होगी वो एक तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी और वो इसका रिजल्टेंट होगा। लाइक अगर ये P है ये Q है तो ये R होगा, तो यहां पे P प्लस Q इज इक्वल्स टू R हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन वो होगा कैसा, देखो इज इक्वल्स टू तो होगा लेकिन इट इज लाइक ये जो होगा ना वो नेगेटिव होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये लाइक नेगेटिव होगा ना, ये इक्वल्स टू तो होगा लेकिन जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएगा, आर जो होगा वो नेगेटिव होगा। सो इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे लग रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, यानी कि सक्सेसिव साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स विल बी द अदर, ठीक है। तो अदर वन साइड जो होगी टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो उसका रिजल्टेंट होगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और इंपोर्टेंट थ्योरम आती है। अब वो थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द पॉइंट ए, लाइक ये एक पॉइंट ओ है ना, इफ थ्री फोर्सेस आ रहा है ना, यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये P है, ये लाइक ये Q है, ये R है, तो ये P Q R फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट के अलोंग ना यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, तो इफ थ्री फोर्सेस P Q एंड R be in equilibrium then each force is proportional, like each force, like P की बात करता हूं तो each force is proportional to the angle, to the sine of angle, to the sine of angle between other two, यानी कि दो अदर है ना। देखो अगर मैं P की बात कर रहा हूं तो Q और R के बीच में जो एंगल बना है उसके साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं Q की बात करूंगा तो यहां पे मैं गामा ऐड कर देता हूं, Q की बात करता हूं तो R एंड P के बीच में जो एंगल बना है ना बीटा, वो उसके प्रोपोर्शनल होगा ना, यहां पे इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फिर अगर मैं R की बात करता हूं तो इट इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ गामा, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम देन the force, okay, then the force is proportional to the sine of एंगल ऑफ अदर टू फोर्स, एंगल ऑफ अदर टू फोर्स ऐसा आप कह सकते हैं। और उसका जो रिजल्ट है वो ये आएगा ना, P ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसकी बात करते हैं। ये हमारे पास में लामी थ्योरम आती है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास में आती है एमएन थ्योरम, इसको कॉट एमएन थ्योरम भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में। ये कहता है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी जी इज अ पॉइंट, यहाँ पे कोई जी पॉइंट है जो कि बीसी को एम और एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और एम एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस टाइप से। सो एंगल ए जो है, एंगल ए को भी किस में डिवाइड कर रहा है, ए जी जो लाइन है एंगल ए को अल्फा एंड बीटा में डिवाइड कर रही है। देन यहां पे m प्लस एन कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू m कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट इसका रिजल्ट होता है। सेकंड रिजल्ट क्या होता है, सेम इधर इधर ऐसे ही रहता है लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है ना, इधर n होता है इधर m होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है n कॉट ऑफ, ये हो जाता है n कॉट ऑफ b और माइनस हो जाता है m कॉट ऑफ c, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो एंगल c एंगल है, इसके लिए ये वाला एंगल b एंगल हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कॉट एमएन थ्योरम। इसका प्रूफ अगर आपको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पे पूरा इसको
क्लियर किया गया। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी अंडर सेवरल फोर्सेज में, कि जो इंपोर्टेंट स्टेटमेंट एक और आता है कि इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी अंडर थ्री फोर्सेज। अभी हमने लाइक दो फोर्सेज के बारे में बात की, अब हम तीन फोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। इफ थ्री फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ प्लेन अपॉन अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी पे लग रहे हैं, तो उस कंडीशन में कीप इट इन इक्विलिब्रियम, और दो इक्विलिब्रियम में, देन दे आइदर मीट वन पॉइंट और पैरेलल टू ईच अदर, या तो एक पॉइंट पे मिल जाएंगे या फिर वो सारे पैरेलल होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे सारे फोर्सेस मिल रहे हैं, ठीक है, या तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर वो पैरेलल होंगे। अब देखो, जब पैरेलल होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो तीसरा होगा वो इनको बैलेंस करेगा, जो तीसरा होगा वो इनको बैलेंस करेगा, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे ये माइनस आर हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इससे रिलेटेड ये थ्योरम, लाइक ये डेफिनेशन जो है फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की 100% आपको पूछी जाती है, और इसमें पूछते हैं कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन फोर्स क्या है, या फ्रिक्शन क्या है। सो देखो, एक्चुअली होता क्या है कि इफ टू बॉडी बी इन कांटेक्ट टू ईच अदर, जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती है ईच अदर के, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, देन अ फोर्स इज प्रोड्यूस बिटवीन देम, उनके बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। वो क्यों होता है, देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वो कहां होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होता है, टू प्रिवेंट वन बॉडी टू स्लाइडिंग, ओके, टू प्रिवेंट वन बॉडी टू स्लाइडिंग ऑन द अनदर। वो क्या करता है, उसको रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है एक बॉडी को दूसरे पे स्लाइड करने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड द फ्रिक्शन, एंड दैट फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स। I'm repeat this definition, that is the, I'm repeating this definition, that is the, if टू बॉडी बी इन कॉन्टेक्ट विच ईच अदर, दो बॉडी एक दूसरे के, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में यहां पे आ रही है, तो अ फोर्स इज प्रोड्यूस इन द फोर्स इज प्रोड्यूस बिटवीन देम, और कहां होता है, देयर कॉन्टेक्ट पॉइंट, जहां से वो दोनों मिलती है ना, उसके कॉन्टेक्ट पॉइंट पे फोर्स प्रोड्यूस होता है। टू प्रिवेंट, वाई वो प्रोड्यूस क्यों होता है, टू प्रिवेंट द, लाइक ऐसा कह सकते हैं, टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ दैट लाइक बॉडीज, या फिर ऐसा कह देंगे टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ द स्लाइडिंग ऑन अनदर टू, लाइक ओके। सो क्या हो जाता है कि वन बॉडी जो है दूसरे पे स्लाइड नहीं कर पाए, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए फोर्स प्रोड्यूस होता है। सो दैट फोर्स इज कॉल्ड, लाइक उस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और ये पूरा फिनोमेनन जो होता है फ्रिक्शन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एंगल आता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। सो द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट, अब देखो रिजल्टेंट का तो ये रिएक्शन, देखो जब भी किसी पे फोर्स लग रहा है, किसी पे म्यू आर जो होता है यार, उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, लाइक उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, आर, यानी कि उसका रिएक्शन होता है। यहाँ पे लाइक एंगल, इसको कहते हैं लैम्डा लगता है, लैम्डा को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके बीच में यहाँ पे सॉरी लैम्डा एंगल होता है, और म्यू जो होता है ना वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कह दो। तो ये जो लैम्डा एंगल बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, लाइक इस म्यू के बीच में और इस आर के बीच में जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है उसको हम सॉरी जो एंगल बन रहा है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, दिस द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स, ये रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, एंड द नॉर्मल रिएक्शन, और क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन मेक्स एंगल द नॉर्मल फोर्स, उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कह दो या एंगल ऑफ फोर्स कह दो, उसको एंगल ऑफ लाइक फ्रिक्शन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट रिलेशन कि म्यू जो होता है वो tan ऑफ लैम्डा के इक्वल होता है, या फिर हम कभी कभी इसको ऐसा भी यूज करते हैं, कॉट ऑफ लैम्डा जो होता है वो 1/म्यू के इक्वल होता है। तो ये बड़ा इजी कंसेप्ट है, ये होता है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट एंड फ्रिक्शन एंगल के बीच का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब बात आती है वर्चुअल वर्क के बारे में। वर्चुअल वर्क की डेफिनेशन आपको 100% पूछी जाती है। अब वर्चुअल वर्क होता क्या, देखो, अब बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम, हर बात इक्विलिब्रियम के लिए हो रही है यहाँ पे। सो बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि सारा रेस्ट पोजीशन में ना, स्टैटिस्टिक्स में रेस्ट पोजीशन होता है, इसलिए सारा इक्विलिब्रियम में। अब बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में, देन द वर्चुअल वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है कि स्मॉल, अब हो नहीं रहा है उसमें, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या हो गया, अ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस, देन द वर्चुअल वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू द स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि देखो, हमेशा आपको बताना चाहूंगा, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, एम होता है, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, फोर्स एम होता है, और वर्क जो होता है वो क्या होता है,
फोर्स इनटू डेल्टा एक्स, यानी कि जो यहाँ पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस फोर्स के थ्रू जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज द वर्चुअल वर्क। तो क्या हो जाएगा, द स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी वेयर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल ऑफ द वेरी स्मॉल इन द पोजीशन, दैट इज वेरी स्मॉल चेंज इन द पोजीशन, ठीक है, वो बहुत स्मॉल होगा, स्मॉल चेंज होगा। सो देन दैट वर्क इज कॉल्ड, ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे देन दैट वर्क इज कॉल्ड लाइक वर्चुअल वर्क, उस वर्क को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल वर्क कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका डेफिनेशन है, 100% पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ये कहता है कि जितने भी आप फोर्सेस ले रहे हैं, आप एक बॉडी पे एक फिक्स पॉइंट के अलोंग आप जितने भी फोर्स ले रहे हैं, यही इसमें लिखा है, और उन फोर्स में उन फोर्स को और उनके वर्चुअल डिस्प्लेसमेंटों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यार उसका जो सम होता है ऑलवेज जीरो होता है। सो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इन इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस, द अलजेब्रिक सम, व्हाट इज दिस, this is the algebraic sum. So the algebraic sum of the virtual work done by the forces in any small virtual displacement with the geometrical condition, कोई भी geometrical condition में एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जो सारा आप वर्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अलॉन्ग जो फोर्स लेके वर्क फाइंड करता है उसका जो सम होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। आगे बढ़ते हैं, बात आता है कॉमन कैटेनरी के बारे में। कॉमन कैटेनरी की डेफिनेशन आपको 100% पूछी जाती है। इसमें कह रहा है सबसे पहला आपको समझना कैटेनरी क्या होता है। देखो, जब भी हम किसी दो पॉइंट के बीच में इस टाइप से कोई एक स्ट्रिंग को, हैवी स्ट्रिंग को अगर मैं लटका दूंगा तो ये कर्व बनेगा, इस कर्व को हम क्या कहते हैं, कैटेनरी कहते हैं। इस प्रकार ये बनता है कैटेनरी। सो इफ अ हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ अ चेन हैंग फ्रीली एट अ पॉइंट, एट अ फिक्स पॉइंट, एट टू फिक्स पॉइंट, ध्यान रखना, एट टू फिक्स पॉइंट विच आर नॉट इन द सेम प्लेन, वो एक इस प्लेन में है एक इस प्लेन में, दोनों एक ही प्लेन है ना, एक यहां और एक यहां हो गया तो कैटेनरी नहीं बनेगा। दोनों एक ही हो ना, वर्टिकल प्लेन में नहीं, दोनों एक ही वर्टिकल प्लेन में नहीं, दोनों एक ही ओरिजेंटल प्लेन में भी नहीं है, ठीक है। अगर ओरिजेंटल प्लेन में होता तो कॉमन हो जाता, देखो एक नीचे एक ऊपर हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही वर्टिकल प्लेन में नहीं होना चाहिए। सो इफ अ हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज लाइक हैंग्स फ्रीली, लटकाया गया है, hangs freely at the two fixed point which are not in the same vertical line, then the curve made by the string is called the catenary। अब आता है कॉमन कैटेनरी का डेफिनेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन कैटेनरी ये कहता है इफ हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ अ चेन हैंग्स फ्रीली, वो हैंग कर रहा है, सेम डेफिनेशन हो गई। तो इसमें चेंज क्या है, चेंज ये है कि एट टू फिक्स पॉइंट, इफ यहां से चेंज है कि इफ वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। यूनिट ना, वेट पर यूनिट लेंथ जिसको हम क्या कहते हैं, लाइक अगर मैं किसी अगर मैं एल स्ट्रिंग की लेंथ को एल ले लेता हूं और वेट को अगर मैं डब्ल्यू ले लेता हूं तो उसका जो वेट होगा वो वेट पर यूनिट लेंथ क्या होगा, एल डब्ल्यू होगा, तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। then that catenary is called the common catenary। again I'm repeating that। so if a heavy uniform string or a chain hangs freely from a two fixed point which are not in the same vertical line, ऐसा भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, if is called the common catenary if and only if the weight per unit length of the string is constant। उसका weight जो होता है वो per unit length में constant होना चाहिए। आगे बढ़ता है, ये था कॉमन कैटेनरी के बारे में। अब आता है कॉमन कैटेनरी की इक्वेशन। ये कैटेनरी होता है, इसको हम स्पान कहते हैं, यानी कि जो लाइक ये फिक्स पॉइंट ए है, ये फिक्स पॉइंट बी है, फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को स्पान कहते हैं। और ये जो लाइक इसका जो यहाँ पे राउंड है ना, कर्व जो होता है उसको हम सैग कहते हैं। और यहाँ पे एक टेंशन लगता है जिसको टी नॉट कहा जाता है, एक टेंशन यहाँ पे लगता है, यानी कि इसकी टेंजेंट लाइन होती है किसी पॉइंट पी के लिए, उसके लिए आर्क लेंथ होती है, उसको हम एस कहते हैं। सारे ये इसके पैरामीटर से जो मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस सी होती है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये जो होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश एक्सिस हो जाएगा, जब इसे ऊपर बढ़ाएंगे वाई एक्सिस हो जाएगा। और यहां से जो एंगल बन रहा है ना, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको कहते हैं टेंजेंट एंगल। लाइक दिस इज द टेंजेंट एंगल, एंगल ऑफ टेंजेंट कहा जाता है। अब जो इसकी कॉमन कैटेनरी की इक्वेशन होती है वो होता है S इज इक्वल टू सी साइन साइन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ रिलेशंस के बारे में। अब इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, सबसे पहला आता है कि यहाँ पे जो आप ये T देख रहे हैं ना, इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, W, यानी कि यहाँ से जो वेट पर यूनिट लेंथ, अब इसका वेट पर यूनिट लेंथ WL होता है,
तो यहां से जो W लग रहा है इस वाले फोर्स पे, इस वाले पार्ट पे जो W लगेगा वो W और ये जो लेंथ जो है ना वो C के इक्वल हो जाती है। तो ये टेंशन क्या हो जाता है, W इंटू C के इक्वल हो जाता है। और ये जो होता है इस T का, अगर मैं इस T का यहाँ पे है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेता हूं तो वो बन जाएगा ना, ये वाला एंगल साइन होता है तो ये वाला हो जाएगा T कॉस साई, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, T साइन साई हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो WS होता है वो T साइन साई, यानी कि ये ना यहाँ से लाइक WL कह दो या WS कह दो, है ना, WS कह दो, क्योंकि हम यहाँ पे S लेट कर रहे हैं ना, तो ये नीचे जाएगा तो W इंटू एस हो जाएगा। तो ये W इंटू एस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके, W इंटू एस क्या हो जाएगा, लाइक इसके इक्वल हो जाएगा ना, ये इस कंपोनेंट के यानी कि T साइन के इक्वल हो जाएगा। ये सारा हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, बस आपको यहाँ पे रिवीजन के तौर पे यहाँ पे बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है S एंड X रिलेशन की। अब देखो इसमें एक रिलेशन आता है हमारे पास में, अब वो रिलेशन में आपको फटाफट बता देता हूँ। इनका प्रूफ जो है आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है S एंड X जो रिलेशन होता है वो होता है S इज इक्वल टू C, ये होता है e टू द पावर x बाई सी माइनस e टू द पावर x बाई सी बाई 2 होता है, या फिर हम इसको क्या कहते हैं C साइन हाइपरबोलिक, ये हो जाता है x बाई सी। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब एस वाई जो रिलेशन होता है ना वो होता है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी हो जाता है, यानी कि ये एक्स वाई रिलेशन है। ठीक है, आगे आता है एक्स साइन रिलेशन, और इससे हम है ना इसी से आगे प्रूफ करते हैं। ये होता है कैटेनरी की कार्टेशियन इक्वेशन, और इससे हम प्रूफ करते हैं लाइक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसका प्रूफ होता है। ठीक है, आगे बढ़ता है ना कि ये एस सही है, एस वाई रिलेशन हो जाएगा। फिर आता है एक्स साइन रिलेशन। अब एक्स साइन जो रिलेशन होता है उसकी बात करते हैं, वो क्या होता है देखते हैं हम यहाँ पे कि एक्स साइन रिलेशन आपके पास में आता है लाइक वो हो जाएगा s इज इक्वल टू सी, और वो हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। ठीक है, s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी हो जाएगा, वो हम यहीं से फाइंड करते हैं, यही है। ठीक है, उसी को हम x साइन रिलेशन सॉरी ये एक्स एस रिलेशन हो गया। हम बात कर रहे हैं एक्स साइन रिलेशन की। ओके वेट एक सेकेंड, हम एक्स साइन रिलेशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को हम ना लाइक उसमें प्रूफ करता है, ये होता है एक्स इज इक्वल टू, हाँ एक्स इज इक्वल टू सी लॉग ऑफ, ये हो जाता है टेन साइन प्लस ये हो जाता है सेक साइन, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इससे फिर हम एक और रिलेशन फाइंड करते हैं, वो आता है वाई एंड एस वाई एंड साइन का रिलेशन। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वाई एंड साइन का जो रिलेशन होता है वो होता है वाई इज इक्वल टू सी सेक साइन। ठीक है, इसका ये रिलेशन होता है, इसका ये रिलेशन होता है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे रिलेशन बिटवीन एस वाई एंड एक्स, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक्स इज इक्वल टू सी लॉग ऑफ, ये हो जाता है एस प्लस वाई अपॉन ये हो जाता है सी, ये होता है इसका रिलेशन। अब आता है रो, ये रो का मतलब होता है आर्क लेंथ सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, नॉट आर्क लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और ये हो जाता है रो इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साइन हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आता है, और ये कैटेनरी का डायग्राम है। अब यहाँ पे एक और लाइक इसका इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी हम किसी लाइक यहाँ से ये डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं वाई लेट कर देता हूँ, और इस वाले पार्ट पे जो लाइक वेट लग रहा है उसको मैंने डब्ल्यू कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये टेंशन लगेगा ना, ये वाला ये टेंशन इसके, तो ये जो टेंशन होगा वो क्या होगा लाइक वाई यानी कि उसकी हाइट के प्रोपोर्शनल होगा। तो वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, तो टी जो होगा डब्ल्यू के इक्वल होगा, नहीं डब्ल्यू वाई के इक्वल होगा। इट मींस द टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटेनरी इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ पॉइंट अबाउट द डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि जो डायरेक्ट्रिक्स है, यानी कि ये वाली है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स से लेके जो उसकी डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आई होप आपको ये जो पूरे कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से क्लियर होंगे, जिनमें हमने सारी डेफिनेशंस की बात की। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।